बात करने की मैं घोषणा करता हूं। कक्षा के दूसरे सत्र बायोलॉजी में आप सबों का स्वागत है। बिना किसी लंबी चौड़ी बातचीत के हम लोग पोषण के अध्याय में थे। पोषण के अध्याय में लोग आज बसा को पूरा करेंगे और अन्य बातों के साथ अपनी कक्षा की समाप्ति करेंगे, चूंकि 9:30+ हो गया है। इसी क्रम में देखता हूं कि मैं आज कहाँ तक बढ़ पाता हूं, लेकिन कक्षा शुरू करने के पहले मैं कुछ बातें रिवीजन पॉइंट्स की कड़ी में मैं 5-7 फैक्ट पूछना चाहूँगा आपसे, और मैं देखूंगा कि कुछ आपने काम किया या नहीं किया। हर कक्षा के साथ मैं कुछ रिवीजन फैक्ट आपसे पूछता भी हूँ, ठीक है। सबसे पहले फैक्ट के रूप में जब मैसेज को खोल दीजिएगा, ग्रीन ग्लैंड किसका उत्सर्जीय अंग माना जाता है? किसका उत्सर्जीय अंग ग्रीन ग्लैंड माना जाता है? कौन जवाब देंगे? डिवीजन फैक्ट देख रहे हैं, आप लोग कुछ पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? झींगा, किरण कुमारी ने सही आंसर दिया है। झींगा का उत्सर्जीय अंग कीट का क्या है? कीट का क्या है? कीट का क्या है? कीट का है माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स। आप लोग बहुत विलंब से उत्तर दे रहे हैं, इसका मतलब है कि रिवीजन नहीं किए। माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स है कीट का। और हम आपसे जानना चाहेंगे, फ्लेम सेल किसका होता है? फ्लेम सेल FLAME सेल। फ्लेम सेल होता है कृमि का। फ्लेम सेल किसका होता है? कृमि का। कृमि, याद रखिएगा। केचुआ का क्या होता है? केचुआ का एक्सक्रीटरी ऑर्गन को क्या कहते हैं? हाँ, नेफ्रेडिया। कुकर पुरस्कार कुकर पुरस्कार 2023 किसको दिए? कुकर पुरस्कार 2023 किसको दिए? जल्दी बताइए। 2023 में कुकर पुरस्कार 2023 पॉल लिंच, राजीव रंजन जी। राजीव रंजन जी का आंसर सही, ठीक है। बुकर पुरस्कार 2023 हमने दिया है पॉल लिंच को मैंने दिया है। देखिए, आप लोग 50% भी जवाब दे पा रहे हैं, ये खेद है। और 2023 में किस देश ने ब्रिक्स में सदस्यता के लिए अपना आवेदन दिया है? 2023 में ब्रिक्स में सदस्यता के लिए आवेदन दिया है। ब्रिक्स में तो मैं कह रहा हूं, ब्रिक्स में 2023 में तो लिखते ही है, पाकिस्तान ने दिया है। दक्षिण एशियाई देश पाकिस्तान ने दिया है। और आज के अंत में और तथ्य मैं आपसे जानना चाहूंगा, पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य कहां स्थापित किया गया है? एशिया का पहला, दक्षिण पूर्व एशिया का ही पहला है, पेंच में नहीं है बाबा।
लद्दाख में, लद्दाख में दक्षिण पूर्व एशिया का पहला पहला नाइट नाइट जो फ्लाइट नाइट स्काई अभ्यारण्य है, नाइट स्काई अभ्यारण्य, वो लद्दाख में स्थापित किए गए। ठीक है, एक और बता दो तो छोड़ दूंगा उसके बाद। ठीक है, जल्दी से बताइएगा। विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन, विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ हुआ था? विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन 2010-23 में किस देश में हुआ था? यूएई में। विकास जी का आंसर बिल्कुल पहले और सही आया है, यूएई में हुआ था। ठीक है कि नहीं? इन्हीं शब्दों के साथ आज के कक्षा की समाप्ति की, मतलब डिवीजन पॉइंट्स की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं। अब अपने मूल बिंदु पे मैं चलता हूं। हमारा मूल बिंदु है जो बहुत संतोषप्रद नहीं पाए गए। मैंने 10 क्वेश्चन करीब पूछा, लेकिन इक्के दुक्के छात्रों ने ही जवाब दिया, जो खेद का विषय है। और सभी क्वेश्चंस पिछले 1 साल से मैं विगत अक्टूबर के महीने से कवरेज कर रहा हूँ। जब से बीपीएससी की परीक्षा हुई उसके बाद के महीने को मैं कवरेज में रखा हूँ, और आपने उसका उत्तर नहीं दिया, इक्के दुक्के छात्रों को छोड़ करके, जो खेद का विषय है। हम लोग चलेंगे बसा में, लोग बसा में चलते हैं। बसा क्या है? हम लोग, मैंने आपसे पहले ही कहा कि जब भी हम न्यूट्रिशियस सब्सटेंस को पढ़ेंगे तो एंगल है उसका, क्या है, सोर्सेज क्या है, क्या टाइप्स होते हैं, क्या कमी से बीमारी या अधिकता से बीमारी होती है, और उसके टेस्ट के क्या मेथोडोलॉजी है। उन बिंदुओं को हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन यह कक्षा पूर्व की कक्षा से जुड़ी हुई, और पूर्व की कक्षा हमारी थी न्यूट्रिशन। और मैंने बताया था कि पोषक पदार्थ वो प्रकाश है, वो पदार्थ है जो पाचन के दौरान जटिल अणु सरल अणु में बदल जाते हैं। ऐसे पदार्थ हमारे न्यूट्रिशंस होते हैं, न्यूट्रिशियस सब्सटेंस का, और जिससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, शरीर का निर्माण होता है, और संरचनात्मक खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं, जो हमें बीमारियों से बचाता भी। इसी क्रम में मैंने कार्बोहाइड्रेट और वसा को पूर्णतः ऊर्जा वाले में रखा। संरचनात्मक, शरीर के संरचनात्मक भाग को मैंने प्रोटीन के हिस्से में रखा, और संरचनात्मक प्रोटेक्टिव जो मेरा खाद्य पदार्थ है, विटामिन मिनरल्स को मैंने एक जगह रखा, और जल को मैंने भोजन के पाचन के एसिमिलेशन से जोड़ा, पचाने की विधि से जोड़ा, थर्मो रेगुलेशन से जोड़ा। ठीक है कि नहीं? तो इस तरह से मैंने न्यूट्रिशियस सब्सटेंस की मैंने व्याख्या की। इसी कड़ी में सबसे ज़्यादा यदि 1 ग्राम 9.2 कैलोरी कोई पदार्थ देता है तो वसा है। तो हमारी कक्षा यहीं से शुरू होती है। पूर्व के दिनों में हमने कार्बोहाइड्रेट की व्याख्या की। कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस कड़ी में मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड और डाइसेक्राइड की मैंने मोनो, डाई और पॉलीसेक्राइड की चर्चा की, सोर्सेज के विषय में बताया। ठीक उसी तरह से मैंने प्रोटीन की जानकारी दी। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर से युक्त पदार्थ है। प्रोटीन के टाइप्स को भी मैंने देखा, चाहे वो सिंपल हो, कंजुगेट हो, कॉम्प्लेक्स हो। फिर प्रोटीन के विषय में भी कई बीमारी भी, कभी से बच्चों में एरेस्मस और क्वासिकोर जैसी बीमारी होती है, और सोर्सेज में सोयाबीन, दलहन इत्यादि महत्वपूर्ण सोर्सेज हैं। संरचना, शरीर की संरचनात्मक वृद्धि में उसकी बड़ी भूमिका है। हम लोग वसा में, वसा या लिपिड्स तो कहते हैं, तो लिखेंगे वसा, ऐसे लिखो। सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक पदार्थ, सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक पदार्थ वसा है।
पोषक पदार्थ वसा है। जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का यौगिक होता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं, और जिसमें 3 फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होता है, और जिसमें 3 फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होता है, जिसमें 3 फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होता है। वसा को उसके स्रोत के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। वसा को उसके स्रोत के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। एक जंतु वसा और दूसरा वनस्पति वसा। एक जंतु वसा, दूसरा वनस्पति वसा। एनिमल फैट और वनस्पति फैट। फिर लिखेंगे कि संतृप्त और असंतृप्त वसा में बांटा जाता है आगे चलकर। तो पहले जंतु वसा का उदाहरण लिख लीजिए। दूध, पनीर, अंडा, मांस, मछली। दूध, पनीर, फिर भी लोग उपवास में दूध ही पीते हैं, जंतु वसा का सेवन करते हैं। जंतु वसा दूध, पनीर, मक्खन, अंडा, मांस, मछली का तेल। यही मछली का तेल अभी एक स्वाद है। दक्षिण भारत के तिरुपति के मंदिर में का उपयोग किया जाता था, तो उस पर इतने भूचाल, राजनीतिक भूचाल आ गई थी, धार्मिक भूचाल तो था ही। फिर लिखेंगे वनस्पति वसा। वनस्पति तेल में उपलब्ध होती है, जैसे अखरोट, बादाम, मूंगफली, नारियल, सरसों। ठीक है, जैसे तेल, अखरोट, बादाम, मूंगफली, नारियल, सरसों इत्यादि इत्यादि। फिर लिखिए, इसी कड़ी में वसा को 2 भागों में बांटा गया। इसी कड़ी में वसा को पुनः 2 भागों में बांटा गया। संतृप्त वसा, संतृप्त वसा जिसमें संतृप्त वसा जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंधन होता है। कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंधन होता है, जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंधन होता है, और कमरे के सामान्य ताप पर ठोस होता है। और कमरे के सामान्य ताप पर 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 यह ठोस होता है एवं उच्च गलनांक वाली होती है। एवं उच्च गलनांक वाली होती है। इसको बंद कर दें। उच्च गलनांक वाली होती है। जैसे जंतु वसा, ये सैचुरेटेड है। घी, मक्खन, मांस, घी, मक्खन, मांस, तार का तेल, तार का तेल, नारियल, आलू के चिप्स, केक, पिज्जा इत्यादि। तार का तेल बताएंगे, रुक जाओ यार। जंतु वसा पहले उसका क्लासिफिकेशन देख लो, इसके बाद वो सब बता देंगे। वो सब अन्य बातों में आ जाएगा। फैट सॉल्युबल पहले ये देख लो। कितनी जंतु वसा है? घी, मक्खन, तार तेल, आलू चिप्स, क्या ये सब संतृप्त वसा में आते हैं। और संतृप्त वसा को बहुत बेहतर नहीं माना जाता है, जिसमें वसा का संचय भी हो जाता है, और जिससे कि हमारी जो शरीर संचय होता है वो कोलेस्ट्रॉल के रूप में होता है, और कोलेस्ट्रॉल आगे चलकर
आर्टरी को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि एंजाइना या हार्ट अटैक होता है। और इस कड़ी में दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है गोल्डन आवर, दूसरा है कैथ लैब। यहाँ पर लिखिएगा, या जंतु वसा में, पहले ये लिख लो, या जंतु वसा में पामिटिक और स्टीरिक एसिड पाए जाते हैं, या संतृप्त वसा में पामिटिक और स्टीरिक एसिड पाए जाते हैं। और अधिक खाने से शरीर में संचय होता है और खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, और खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, और खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, इससे हार्ट अटैक होता है। और खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक होता है तो एंजाइना कहते हैं, इसे एंजाइना कहते हैं। इस हार्ट अटैक में गोल्डन आवर और कैथ लैब का महत्वपूर्ण स्थान है। महत्वपूर्ण स्थान है। चलिए, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था, एंजाइना, हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब ब्लड में बढ़ जाती है, आर्टरी ब्लॉक हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से आर्टरी है ब्लॉक हो जाता है, फिर बाईपास सर्जरी करनी पड़ते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि बाईपास सर्जरी किस में होता है। बाईपास सर्जरी जो है वो हृदय रोगियों के लिए की जाती है। हृदय रोगियों के लिए बाईपास सर्जरी होती है, ध्यान रखिएगा। अब दूसरा है असंतृप्त वसा। ऐसे वसा इसमें कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं। ऐसी वसा इसमें कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और ये कमरे के सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। और ये कमरे के सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे मछली का तेल, इसलिए मछली खाने के लिए सलाह देता है हृदय रोगियों को। जैतून का तेल, सोयाबीन का तेल, ठीक है। बादाम भी हृदय रोगी को कहा जाता है। काजू कम मात्रा में, अखरोट, ये सब खाना, ये सब असंतृप्त वसा है जो हृदय को मजबूत ही करता है, जो हृदय को मजबूत करता है, ठीक है। नेक्स्ट एक है ट्रांस फैट, नोट में लिख दीजिए ट्रांस फैट। नोट में लिख दीजिएगा ट्रांस फैट। यह शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे हृदय की बीमारी हो सकती है। यह शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाती है, जिससे क्या हो सकता है, हृदय की बीमारी हो सकती। नोट में एक और लिख देंगे, पॉली अनसैचुरेटेड वसा का उदाहरण है ओमेगा 3, जो मछली में पाई जाती है। ओमेगा 3
जो मछली में पाई जाती है, जबकि ओमेगा 6 कसई और सोयाबीन के तेल में पाई जाती है। जबकि ओमेगा 6 कसई और सोयाबीन के तेल में पाई जाती है। ठीक है। और दूसरा है मोनो अनसेचुरेटेड फैट, जैसे जैतून और कैनोला का तेल। लिख देंगे मोनो अनसेचुरेटेड फैट में मोनो अनसेचुरेटेड तेल में जैतून और कैनोला या जैतून और कैनोला के तेल में पाया जाता है। यह जैतून और कैनोला के तेल में पाया जाता है, या जैतून और कैनोला के तेल में पाया जाता है। ये दोनों शरीर के लिए लाभदायक, और ये दोनों शरीर के लिए लाभदायक। या 3 तो आपकी परीक्षा में भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब आइए वसा के विषय में, जो ये इतनी बात वसा में बेसिक बातें हैं जो याद रखिए। वसा का मूल स्रोत अभी आपने लिख दिया, वसा का मूल स्रोत क्या क्या है। तो वसा का मूल स्रोत में मछली के अंडे से लेकर कोकोनट तेल से लेकर मक्खन से लेकर घी से लेकर अंडा पनीर है। तो लिख देंगे वसा का मूल स्रोत मक्खन घी अंडा पनीर और विभिन्न वायल हैं जिसको अभी आपने देखा, विभिन्न वायल हैं जिसको आपने देखा। बस मुख्य स्रोत हो गया, प्रकार हो गया। ठीक है। अब आइए कितना ऊर्जा देता है। 1 ग्राम, ये लिखेंगे, यह 1 ग्राम से 9.2 कैलोरी प्राप्त होती है। 9.2 कैलोरी प्राप्त होती है, जो सबसे अधिक ऊर्जा का मूल्य है, जो सबसे अधिक ऊर्जा का मूल्य है। और सामान्य वयस्क व्यक्ति से 30% या 1/4 ऊर्जा की प्राप्ति वसा से करता है। सामान्य वयस्क व्यक्ति 1/4 ऊर्जा की प्राप्ति फैट से करता है, फैट से करता है। ठीक है। आप लोग को 2-4 दिन पहले पढ़ाए थे, वसा का पाचन अमाशय से ही शुरू हो जाता है, और इसके बाद वसा छोटी आंत में का सबसे अधिक पाचन होता है इलियम में। इस बात की भी चर्चा किया था मैंने। वसा के अवशोषण में एक विशेष प्रकार की कोशिका इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, जिसको लैक्टिक। आपसे परीक्षा में पूछा भी जाता है कि लैक्टियल सेल की क्या भूमिका होती है, तो वसा के पाचन। लेकिन परीक्षा में पूछेगा कि वसा का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, मुंह से नहीं, अमाशय से। सीधे छोटी आंत में नहीं, छोटी आंत में सबसे अधिक, छोटी आंत का जो इलियम का भाग है वो वसा का सबसे अधिक पाचन करता है। ये ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसीलिए लिखेंगे फिर से नोट में। देखनीय है कि उल्लेखनीय है कि वसा का पाचन अमाशय में ही शुरू हो जाता है। वसा का पाचन अमाशय में ही शुरू हो जाता है, तथा सर्वाधिक पाचन छोटी आंत में। सर्वाधिक पाचन छोटी आंत में होता है, इलियम में। छोटी आंत के इलियम में होता है। इसमें लैक्टियल सेल की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। इसमें लैक्टियल सेल की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। लैक्टियल सेल की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। ये ऑलरेडी आपने जब पाचन अध्याय पढ़ा तब उसी समय इसकी जानकारी मैंने आपको दी। याद रखिए, परीक्षा की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, और वह है कि ऊंट के कुबर में भी बसाई होता है। लिख लीजिएगा, ऊंट के कुबर और रेनडियर में बसा का ही संचय रहता है। ऊंट के कुबर
और रेनडियर में वसा का ही संचय रहता है, वसा का ही संचय रहता है। ठीक है, आपने यह भी पढ़ा कि वसा का जो विखंडीकरण है, इमल्सिफिकेशन है, पाचन में लीवर की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। ये भी आपने 1-2 दिन पहले पढ़ा। जो सबसे बड़ी ग्लैंड, वो भी लिख देंगे नोट। वसा का इमल्सिफिकेशन लीवर का सबसे प्रमुख कार्य। वसा का इमल्सिफिकेशन, पायसीकरण, वसा का इमल्सिफिकेशन, रुक जाओ, वसा का इमल्सिफिकेशन, वसा का पायसीकरण, वसा का इमल्सिफिकेशन या पायसीकरण, पायसीकरण लीवर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य, लीवर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। बस, तो वसा में इतनी बात। और लास्ट में वसा का टेस्ट, वसा का जो टेस्ट करते हैं वो कुकिंग ऑयल प्लस इथेनॉल के साथ संयोग करने के बाद की सेटिंग होती है। लिखेंगे वसा के टेस्ट में, वसा के जांच में कुकिंग ऑयल, या ऐसे लिख दो, वसा की जांच में इथेनॉल टेस्ट की महत्वपूर्ण भूमिका है। 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 नोट में एक और लिख देना, फैट सोलुबल विटामिन ADE कहा जाता है। फैट सोलुबल विटामिन ADE को कहते हैं, ADE को कहते हैं। फैट सोलुबल विटामिन ADE को कहते हैं, ADE को कहते हैं। ADE को फैट सोलुबल विटामिन का। बस, तो आपने अभी जाना कि वसा क्या है। एनर्जी न्यूट्रिशियस सब्सटेंस की कड़ी में वसा के विषय में पहले जाना। फिर वसा को 2 भागों में हमने बांटा, जंतु और पादप वसा के रूप में। फिर मैंने इसी कड़ी में संतृप्त और असंतृप्त वसा, और असंतृप्त और संतृप्त वसा में शरीर के लिए कौन बेनिफिशियल है, तो असंतृप्त वसा, उसकी जानकारी मैंने आपको दी। फिर इसी क्रम में मैंने वसा के पाचन और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें की, और साथ में ओमेगा 3 के विषय में मैंने आपको जानकारी दी। फिर टेस्टिंग के मेथडोलॉजी और सोर्सेज के विषय में बताया कि अधिकता के से क्या होती है। इसकी अधिकता से मोटापा, और मोटापा फिर एंजाइना। इस तरह इन वसा को आप लोग देखने का प्रयास करते हैं। ऊँट के कूप और रेनडियर में वसा का संचय ही रहता है। वसा का इमल्सिफिकेशन में लीवर की बड़ी भूमिका होती है। ये सारी बातें आपने एक एक करके वसा के कॉन्टेक्स्ट में देखा। इस शब्दों के साथ हमारी वसा का पूरा हुआ। इससे सब्सटेंस का एक बहुत बड़ा भाग समाप्त होता है। अब हम लोग चलते हैं अन्य बातों की। तो हम लोग कहते हैं, लिखेंगे बूस्टर फैक्ट। ठीक है, तो लिखेंगे बूस्टर फैक्ट। बूस्टर फैक्ट, अभी जितना मैंने आपसे पूछा था, क्या क्या पूछा था? नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया, ग्रीन ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड, ब्रेन सेल। ठीक है, ये सारी बातें हमने माल्फिगियन टेब्यूल्स, माल्फिगियन टिब्यूल, सब तो आपके बूस्टर फैक्ट ही है। जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, किसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ये सारी बातें मैंने अभी आपको बताया। एक बार फिर से पुनरावृत्ति कीजिए। माल्फिगियन टिब्यूल, जल्दी, टिब्यूल किसका बताए थे?
माल्फिगियन टिब्यूल, माल्फिगियन टिब्यूल किसका ऑर्गन था? ऐसे इनर्ट रहेंगे तो बंद कर देंगे। जस्ट बताया है ना माल्फिगियन टिब्यूल। आवाज नहीं जा रही है क्या? कीट का, कछुआ का बताया है कि कीट का बताया है? कछुआ का, ठीक है। कीट का। और नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया किसका था? नेफ्रिडिया भी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा है और सब भुला गए। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कीट में माल्फिगियन टिब्यूल्स, नेफ्रिडिया केचुआ में, ठीक है, जो अर्थवर्म ऑफ द अर्थ है उसको अर्थवर्म भी कहते हैं। ग्रीन ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड में, कछुआ में नहीं, केचुआ में या अर्थवर्म में। और ग्रीन ग्लैंड किस में है? झींगा में। वेरी गुड। अब फ्लेम सेल किस में है? क्रीमी में। फ्लेम सेल किस में है? क्रीमी में। तो याद कीजिए इस क्रम में जो मैंने अभी आपको जानकारी में दी उसको याद रखिए। अब आइए पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा। अनुकूलन का सिद्धांत, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अनुकूलन का सिद्धांत सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। एवं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसने लिखा था? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन लिखा है डार्विन ने। याद रखेंगे, डार्विन ने लिखा है, याद रखिएगा। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस भी, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस भी उन्होंने ही लिखा था। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस से चारों किताब बीपीएससी का बड़ा फेवरेट किताब के साथ साथ ये प्रिंसिपल्स हैं जो आपको याद करके रखना है। कि अब तो अलग अलग किताब भी है लेकिन इस प्रिंसिपल को डार्विन से जुड़े हुए लगातार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। लिखेंगे डार्विन ने, डार्विन ने, डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक लिखी। ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक लिखी। ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक लिखी। याद रखिएगा, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसने लिखी? डार्विन ने लिखी। ठीक है। एक शब्द है बीओडी, कौन बताएंगे कि बीओडी क्या होता है और बीओडी का क्या महत्व होता है? ताकि कल मैं एनवायरमेंट वाले में इसको लिखना मैं भूल गया था। बीओडी, पीपीएम, ये दोनों शब्द को आप याद रखिए। ठीक है, तो एनवायरमेंट वाले में ही जोड़ दीजिएगा। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बहुत बढ़िया रोशन जी, उसको जोड़ दीजिएगा उसमें। रोशन जी सुनाई दे रहा है ना? तो ये दोनों को उसमें जोड़ दीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो बीओडी का पूरा नाम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, अर्थात जलाशय में ऑक्सीजन की मांग का बढ़ जाना। अर्थात जलाशय में ऑक्सीजन की मांग का बढ़ जाना। जबकि पीपीएम, इसका संबंध जल प्रदूषण से, लिखेंगे
CO2 का संबंध जल प्रदूषण से है, जबकि ppm का संबंध वायु प्रदूषण से है, पार्टिकुलेटेड पर मिलियंस, पार्टिकुलेटेड पर मिलियंस, और इसका संबंध वायु प्रदूषण से, इसका संबंध वाटर पोल्यूशन से है। मैं विस्तृत आपको बताऊंगा भी इस कक्षा में, और साथ में ये इसका संबंध एयर पोल्यूशन से। सब दिन आपकी मैं समीक्षा भी कर रहा हूँ, टास्क दे रहा हूँ, रिवीजन दे रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलते समय आज टेबल का तैयार किया और करें। सवा 10 हो गए हैं, लेकिन हूँ मैं, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिएगा परीक्षा के दृष्टि से। यूट्रिफिकेशन भी इम्पॉर्टेंट है, और यूट्रिफिकेशन के साथ साथ बायोमैग्निफिकेशन भी इम्पॉर्टेंट है। तो भी पॉल्यूशन में उसको एनवायरनमेंट में जोड़ देंगे रोशन जी, और प्रकाश होंगे तो प्रकाश जी भी जोड़ देंगे, जिससे कि आपके नोट्स कंप्लीट में संभावित में नजर रहेगा हमेशा, तो गलतियां नहीं होगी। ग्रीन मफलर ठीक है, ग्रीन मफलर इससे बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है कि नहीं। उसका संबंध साउंड पॉल्यूशन से है, और ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसको बराबर रिपीट करता है, तो ध्यान रखना। कल आप लोग को भेजा भी गया था, प्रभात जी लिखेंगे फिर। बायोमैग्निफिकेशन खतरनाक रसायन का पर्यावरण में अधिक हो जाना, खतरनाक रसायन का पर्यावरण में अधिक हो जाना बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है। बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा इकोसिस्टम समुद्री तंत्र है। सबसे बड़ा इकोसिस्टम, सबसे बड़ा इकोसिस्टम समुद्री तंत्र है। सबसे बड़ा इकोसिस्टम समुद्री तंत्र है। इसे परीक्षा के दृष्टि से याद रखने का प्रयास करिएगा, ठीक है। लिखिएगा नहीं, टाइम लिख देंगे। ओडम को, ओडम को पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक कहा जाता है। ओडम को पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक कहा जाता है, जबकि रामदेव मिश्रा को भारत के पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक माना जाता है। जबकि रामदेव मिश्रा को भारत के पारिस्थितिकी विज्ञान के जनक माना जाता है, ठीक है। इसे ध्यान में करके अवश्य रखिएगा परीक्षा के दृष्टि। नेक्स्ट, अति महत्वपूर्ण है कि इकोसिस्टम शब्द टेंसले ने दिया। इकोसिस्टम शब्द टेंसले ने 1935 में, इकोसिस्टम शब्द टेंसले ने 1935 में दिया, जबकि इकोलॉजी शब्द, जबकि इकोलॉजी शब्द हेकेल ने दिया। हेकेल ने दिया। इकोसिस्टम में स्पेसीज जो होता है, जो सेम कैरेक्टर का स्पेसीज रहता है, वो वातावरण में रहता है। इस दोनों तथ्य को छोटे छोटे बिंदु हैं जिससे कि आप गड़बड़ी कर सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे और लिखेंगे। कीटभक्षी पौधा, कीटभक्षी पौधा एपेंथस, एपेंथस प्रोजीरा, प्रोजीरा वेनस फ्लाई ट्रैप, वेनस फ्लाई ट्रैप, यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया इत्यादि को माना जाता है, और यह मणिपुर, मेघालय में, उत्तर पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं। यह मेघालय, इंडोनेशिया
और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ठीक है, पाए जाते हैं। कौन सा ऐसा जीव है जिसमें स्वपोषी या परपोषी दोनों के गुण पाए जाते हैं? कौन बताएंगे? स्वपोषी या परपोषी दोनों के गुण पाए जाते हैं। चंदन जी, युगलीना, युगलीना लिखेंगे, युगलीना, युगलीना, युगलीना में स्वपोषी और परपोषी दोनों के गुण पाए जाते हैं। स्वपोषी और परपोषी दोनों के गुण पाए जाते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, कौन सा ऐसा धातु है जो उत्कृष्ट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता? इस धातु जिसमें संचरण नहीं होता है, जैसे अल्युमिनियम है, जैसे सोना है, जैसे गोल्ड है, जैसे एडियम है, जैसे सीजियम है, जैसे फ्लोरियम है, ये सब आपके उत्कृष्ट धातु में आते हैं। लेकिन कौन से ऐसे धातु हैं जो उत्कृष्ट कहा भी जा सकता है, नहीं भी कहा जा सकता? कौन है इस धातु में? मरकरी को मान सकते, यहाँ पे कॉपी के ऊपर में लिख लो, मरकरी को उत्कृष्ट धातु माना भी जा सकता है और नहीं भी माना जा सकता, माना भी जा सकता है और नहीं भी माना जा सकता। ठीक है, ओके। और केमिस्ट्री में पढ़िएगा ही कि उत्कृष्ट धातु में के उत्कृष्ट धातु में कॉपर लेकर ये सब जब पढ़ाएंगे, लोहा, आयरन के विषय में आपको बताएंगे भी कि आयरन ऐसा धातु है कि जिसमें जंग लगता है वाटर और मॉइस्चर में, और इससे लोहे की वजन बढ़ जाती है। और इस क्रिया को तो रिडॉक्स रिएक्शन के रूप में भी देखते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है कि रिएक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है। कौन सा कलर होता है कॉपर के जंग लगने से या आपके लोहा में जंग लगने से? तो इन सब बिंदुओं की चर्चा हम कक्षा में करना चाहेंगे। फिलहाल तो हम लोग वहाँ पे नहीं, तो अभी बायोलॉजी के टिपिकल कक्षा में है। जैसा कि मैंने अभी कीट पक्षी आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है कि नहीं? हाँ, दोनों है, दोनों ऑक्सीडेशन भी होता है और थोड़ी रिडक्शन भी होते हैं, तो इसलिए उसको रिडॉक्स भी कहा जाता है। इसी क्रम में जैसा कि मैंने आपको बताया कि कीट पक्षी पौधा कैसा पौधा होता है, क्या ऐसा पौधा जो अपनी ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए कीट खाते हैं। जैसे आपके मेढक क्या खाता है? चूहा, ये सब भी कीट खाता है। ये सब भी अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए खाता है। ये लिख देंगे, कीटभक्षी पौधा या कीटभक्षी जंतु। कीटभक्षी पौधा या कीटभक्षी जंतु नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या सेवन करते, क्या सेवन करते हैं? सबसे छोटा इकोसिस्टम जल की एक बूंदे हैं। सबसे छोटा इकोसिस्टम जल की एक बूंदे हैं, जबकि सबसे बड़ा इकोसिस्टम संभावित पृथ्वी है। 10:30 के आसपास हो रहा है, तो जीवन में शांति भी है। तो आगे देखते रहेंगे, लगातार काम किया जा रहा है और आपसे अपेक्षा है कि आप लोग थोड़ा सा, तब कुछ दूर तुम चलो, कुछ दूर हम चलें, और दोनों जब थक जाए तो रिक्शा पकड़ ले। हमारी पहली कविता को याद रखिएगा। इसी क्रम में आज की कक्षा की मैं समापन की घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। ठीक है, ऑल द बेस्ट।